Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next chapter of corporate governance, that is insider trading. So let us begin with the topic. First comes meaning of insider trading. Insider trading is the trading of the public company's stock or other securities by individuals which access to the non-public information about the company. When insiders, example key employees or executives who have access to the strategic information about the company, uses the same for trading in the company's stock or securities, it is called insider trading. इंसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? इंसाइडर ट्रेडिंग इज़ यूजिंग द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू डील इन सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी फॉर वंस ओन बेनिफिट. इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की जो उसकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं एंड वो इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स उस इंफॉर्मेशन का कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं है टू द पब्लिक, एंड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी आपको वो इंफॉर्मेशन अगर मिल गई कंपनी की फ्रॉम एनी सोर्स, तो आपने अगर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन की होगी, अगर मार्केट में लाइक कंपनी की सिक्योरिटीज़ में डीलिंग की उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और उससे आपने प्रॉफिट्स अर्न किए, तो ऐसी ट्रेडिंग कौन सी होगी? इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग को गवर्न किया सेबी ने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया थ्रू सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट 1992. सो इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, और अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, डीलिंग की है कंपनी की सिक्योरिटीज़ में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, तो वो ट्रेडिंग कौन सी होगी? इनसाइडर ट्रेडिंग होगी. So insider trading can be legal or illegal. It is depending on when the insider makes the trade. So in turn, insider trading means trading करना in the shares of the company by the person who is connected with the organization and on the basis of undisclosed price sensitive information regarding the working of the company which is not available to others. ऐसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग करना विच इज़ अनपब्लिश्ड और विच इज़ अनडिस्क्लोज्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो ऐसी ट्रेडिंग क्या होगी? इनसाइडर ट्रेडिंग. सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ द बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी बाय अ डायरेक्टर, member of the management, employee of the company or any other person who has the knowledge of material inside information which is not available to the general public. Next comes the definition of insider. Insider means the person who is connected with the company. इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसने कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं की ऑर्गेनाइजेशन में बट वो रेगुलर टच में है ऑर्गेनाइजेशन के. So insider means any person who is connected with the organization or who is deemed to be connected with the organization, और जिसके पोजीशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या है? अनडिस्क्लोज्ड है या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट कम्स द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. इट मीन्स ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकती है. सो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीन्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी एंड इफ़ पब्लिश्ड इज़ लाइकली टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी. तो ऐसी कंपनी जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है पब्लिक के सामने. तो ये इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी
इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होगी, लाइक पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे कंपनी के, इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, एनी मेजर एक्सपेंशन प्लान्स और एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, अमलगमेशन, मर्जर्स और टेक ओवर, disposal of whole or substantial part of the undertaking, or significant changes in policies, plans and operations of the company. Next comes the connected person. Connected person कौन होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होगा, वो कोई भी डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, एज पर क्लॉज 13 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. नेक्स्ट, कोई भी ऑफिसर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जिसने पोजीशन होल्ड की हो एक प्रोफेशनल की, और ऐसा कोई भी बिजनेस मैन हो सकता है या ऐसा कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जिसका अच्छा रिलेशन होगा कंपनी के साथ, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट. एंड सेबी रेगुलेशंस भी बनाए गए फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. सो नवंबर 2014 में सेबी ने कुछ न्यू रेगुलेशंस को इशू किया, विच आर कॉल्ड सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 फॉर प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग. नेक्स्ट कम्स द एग्जांपल्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. तो इनसाइडर ट्रेडिंग कौन कौन पर्सन्स कर सकते हैं? कोई भी पर्सन हो सकता है विच इज़ कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कॉरपोरेट ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ जिनके पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट, फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ ऑफ लॉ, बैंकिंग, ब्रोकरेज एंड प्रिंटिंग फर्म्स हो सकती हैं. अदर पर्सन्स हो सकते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इनसाइडर्स. तो 2 टाइप्स के इनसाइडर्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा कंपनी के साथ, हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंपनी. और सेकेंडरी इनसाइडर्स वो होंगे हु आर डीम्ड टू बी कनेक्टेड विद द कंपनी. इट मीन्स वो पर्सन्स होंगे जिनका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कंपनी के साथ, बट वो कोई भी ऐसा सोर्स यूज़ कर सकते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन्स होंगे, डिफरेंट इनसाइडर ट्रेडर्स होंगे, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन है वो भी डाउन हो जाएगी. बिकॉज़ अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन यूज़ करेगा और कंपनी की सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करेगा, तो इससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा. जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वैल्यू पे इम्पैक्ट होगा उस चीज़ का. तो इससे जो मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. हो सकता है जो इनसाइडर ट्रेडर्स हैं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स को रिगार्डिंग द कंपनी. हो सकता है उन इन्वेस्टर्स को लॉसेस भी सफ़र करने पड़े. नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग. अब प्रोहिबिशन की नीड क्यों हुई? बिकॉज़ इनसाइडर ट्रेडिंग अगर होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो इट मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा. अब जो इनसाइडर ट्रेडर्स होंगे जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि उन्हें ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. तो प्रोहिबिशन की नीड क्यों अराइज़ हुई? क्योंकि जो इनसाइडर ट्रेडर्स हैं उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट, जो मैनेजर्स हैं उनको अब कंट्रोल करना है इन एक्टिविटीज़ को और उन पर्सन्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है जिनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इनके पास. तो मैनेजर्स ने उन पे एक चेक रखना है, कंट्रोल रखना है. इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से
सिक्योरिटीज़ मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए प्रोहिबिशन की क्या है, नीड है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस सेटअप किए। कुछ अमेंडमेंट्स की गई इन 2002 एंड सेबी रेगुलेशंस बनाए गए इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी के गाइडलाइंस क्या थी, सेबी के रेगुलेशंस क्या थे? फर्स्ट इज़ प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग, कम्युनिकेटिंग और काउंसलिंग ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो किसी भी इनसाइडर ने, किसी भी कनेक्टेड पर्सन ने अपने बिहाफ पे और ना ही किसी और पर्सन के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करनी है ऑफ द लिस्टेड कंपनीज़ व्हेन इन पोजीशन ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो एक जो इनसाइडर होगा उसे ऑर्गेनाइजेशन की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी टू डील इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। और कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट नहीं करना। तो ये रेगुलेशन फर्स्ट सेट किया गया बाय द सेबी। नेक्स्ट, नो कंपनी शैल डील in the securities of another company while in possession of any unpublished price sensitive information। कंपनी ने कोई भी डीलिंग नहीं करनी in the securities of another company on the basis of unpublished price sensitive information। Next, regulation 1A not to apply in certain cases। जो ये फर्स्ट रेगुलेशन था, अब कुछ केसेस ऐसे होंगे जब ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। First, in a proceeding against the company in respect of regulation 1A, it shall be a defense to prove that it entered into a transaction in the securities of a listed company when the unpublished price sensitive information was in the possession of an officer or employee of the company if एज़ पर रेगुलेशन 1A किसी भी कंपनी को डील नहीं करना इन सिक्योरिटीज़ ऑफ अदर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो वो इलीगल होगा एंड कंपनी के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जब ये रेगुलेशन 1A अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर एक कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया गया कि कंपनी ने डीलिंग्स की हैं इन सिक्योरिटीज़ ऑफ अदर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो कंपनी ने अगर ये प्रूव कर दिया कि कंपनी ने दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में डीलिंग की बट जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो ऑफिसर के पास थी, वो एम्प्लॉय के पास थी, वो ऑफिसर के पोजीशन में थी बट उसके पास नहीं थी, तो उस केस में ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। सेकंड केस, अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन 1A विच इज़ इन पोजीशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड अगर कंपनी ने ये प्रूव कर दिया कि जो शेयर्स उस कंपनी ने एक्वायर किए हैं दूसरी कंपनी के वो एज़ पर द सेबी रेगुलेशंस किए हैं, तो उस केस में भी ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स कंपनी इन केसेस में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, सेल्फ डिफेंस ले सकती हैं एंड इन केसेस में रेगुलेशन 1A अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स वायलेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनसाइडर ट्रेडिंग। Any insider who deals in the securities in contravention of the provisions of Regulation 1 or 1A shall be guilty of insider trading। तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करे और इन रेगुलेशंस को फॉलो ना करे। अगर कोई इनसाइडर ऐसा होगा, कोई पर्सन ऐसा होगा जो सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करेगा, इन प्रोविजंस को वायलेट करेगा, तो उसके लिए वो पनिशेबल होगा। नेक्स्ट, पावर टू मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन।
अगर बोर्ड को लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसने प्रोविजंस को वायलेट किया है तो उस केस में वो किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, विच इज़ मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 एंड जो बोर्ड होगा वो 1 और मोर ऑफिसर्स को अपॉइंट भी कर सकता है टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द इनसाइडर्स as mentioned in clause 1 of section 2 of section 11 for the purpose of subregulation 1. Next, board's rights to investigate. अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास पावर है, उनका राइट होगा कि वो किसी भी टाइम किसी भी रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं as per the clause 1 of subsection 1 of section 11 of the act. Next, किसी भी पर्पस के लिए जो कि मेंशन्ड होगा इन सब रेगुलेशन 1 वो किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। किस पर्पस के रिगार्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन। नेक्स्ट, वो किसी भी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं regarding the information which is in its possession in order to protect the interest of the investors in the securities. कुछ पर्पस ऐसे होंगे जब एक बोर्ड के पास पावर होगी कि वो किसी भी टाइम इनसाइडर्स के रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का। रेगुलेशन 5 के सभी प्रोविजंस अप्लाई होंगे। बोर्ड को नोटिस देना होगा इनसाइडर को फॉर दैट पर्पस कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है। नेक्स्ट, जब बोर्ड को लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन अब मैंडेटरी है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, सो इन सच अ केस उसे कोई भी नोटिस नहीं देना इनसाइडर को, सिर्फ रिटन में नोटिस देना है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है बट विदाउट एनी नोटिस। नेक्स्ट, इन केस अगर बोर्ड को लगता है कि कोई भी मैटर ऐसा है जो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड नहीं हुआ तो उस केस में बोर्ड के पास ये स्पेशल अथॉरिटी होगी कि वो एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इनसाइडर्स एज mentioned in clause 1 of subsection 1 of section 11 of the act. Next, obligations of insider on investigation by the board. अब जब बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए इनसाइडर्स की। ये ड्यूटी होगी सभी इनसाइडर की कि वो खुद को इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी करे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करवाए, अपने सारे रिकॉर्ड्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट, एज पर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, उसने अपने सभी रिकॉर्ड्स को, बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को एंड कंप्यूटर डाटा को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पोजीशन में देना है और जितनी भी कॉपीज़ चाहिए होंगी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को उतनी कॉपीज़ उन डॉक्यूमेंट्स की, उन रिकॉर्ड्स की प्रोड्यूस करनी है बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगी उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी टाइम स्टेटमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को चेकआउट कर सकती है ऑफ एनी मेंबर, डायरेक्टर, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द इनसाइडर। नेक्स्ट, ये सभी डायरेक्टर्स की, प्रोप्राइटर्स की, पार्टनर्स की, एम्प्लॉयज़ की, ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को गाइडेंस प्रोवाइड करे एंड सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे एज पर मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द बोर्ड। जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगी वो विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन प्रिपेयर करके वो रिपोर्ट्स रेडी करेगी एंड सबमिशन करेगी उन रिपोर्ट्स का टू द बोर्ड। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। जो बोर्ड होगा वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कंसीडर करके
कम्युनिकेट करेगा रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को टू द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन द इनसाइडर ट्रेडर, और जो कि रेगुलेशंस को वायलेट करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया जाएगा उस पर्सन को कम्युनिकेट किया जाएगा पहले बाय द बोर्ड। एंड जो कम्युनिकेशन होगा फाइंडिंग्स का वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द इनसाइडर विद इन 21 डेज़। और उन फाइंडिंग्स में ये भी एक्सप्लेनेशन होगी, रीजंस मेंशन होंगे कि उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों लिया गया, एंड बोर्ड ने कुछ मेजर्स भी उसमें रिटन किए होंगे, लिखे होंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एज पर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी जिसके पास सेम पावर्स होंगी एज दैट ऑफ द इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑडिटिंग करना, चेकिंग करना अकाउंट्स की, रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंट्स की ऑफ द डिफरेंट इनसाइडर्स। नेक्स्ट कम्स द डायरेक्शंस बाय द बोर्ड। अब बोर्ड ने कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस प्रोवाइड किए टू द डिफरेंट इनसाइडर्स। सो बोर्ड ने डायरेक्शन प्रोवाइड की टू द इनसाइडर एज मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट कि उन्हें किसी भी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एंड इनसाइडर्स को प्रोहिबिट किया कि उन्होंने कोई भी सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ नहीं करना बाय वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस। नेक्स्ट, किसी भी सिक्योरिटी में डीलिंग नहीं करना उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड, ऑन द बेसिस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन। अगर किसी पर्सन ने ऐसा किया, अगर उसने सिक्योरिटीज़ में डीलिंग की बाय वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस, तो उसको ट्रांसफ़र करना होगा एक अमाउंट विच इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ विच एवर इज़ हायर to the investor protection fund of the recognized stock exchange. Next, code of internal procedures and conduct for the listed companies and other entities. First, all listed companies and organizations associated with the securities market including, अब जो सभी लिस्टेड कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज़ मार्केट, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या स्टॉक एक्सचेंजेस इंक्लूड होंगे। फर्स्ट कम्स द इंटरमीडियरीज एज मेंशन्ड इन सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड होंगे। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग हाउसेस और कॉरपोरेशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस or professional firms such as auditors, accountancy firms, law firms, consultants, etc. Next, वो entities होंगी which are mentioned in the sub regulation 1. Next, सभी entities mention होंगी which are mentioned in sub regulation 1 under sub regulation 1 and 2. सब रेगुलेशन 1 में जितनी भी एंटिटीज़ मेंशन होंगी वो सभी इंक्लूड होंगी इन दीज इंटरनल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और होल्डिंग बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स एंड सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स इन द लिस्टेड कंपनीज, इनिशियल डिस्क्लोजर। तो सभी पर्सन्स जिनके पास 5% से ज़्यादा शेयर्स होंगे एंड वोटिंग राइट्स होंगे इन एनी लिस्टेड कंपनी, उनको डिस्क्लोज़ करना होगा कंपनी को इन फॉर्म ए कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं या कितने वोटिंग राइट्स हैं जो उनके पास हैं within 2 working days of the receipt of intimation of allotment of shares or the acquisition of shares or voting right as the case may be। और कोई भी पर्सन जो कि ऑफिसर होगा लिस्टेड कंपनी का या डायरेक्टर होगा उसे डिस्क्लोज़ करना होगा कंपनी को इन फॉर्म बी कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स या कितने वोटिंग राइट्स उसने एक्वायर किए हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन।
within 2 working days of becoming a director or officer of the company. Next, continual disclosure. इसमें भी यही है कि उन्हें कॉन्टीन्यूटी में डिस्क्लोज़ करनी होगी ये चीज़। लाइक अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने होल्ड किए होंगे शेयर्स मोर देन 5% और वोटिंग राइट्स इन एनी लिस्टेड कंपनी, तो उसे कंपनी को डिस्क्लोज़ करना होगा इन फॉर्म सी कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं या कितने वोटिंग राइट्स हैं जो उसने हेल्ड किए होंगे। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर होगा या ऑफिसर होगा लिस्टेड कंपनी में तो उसे भी कॉन्टीन्यूटी में ये डिस्क्लोज़ करना होगा इन फॉर्म डी कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स और कितने वोटिंग राइट्स उसने एक्वायर किए हैं इन दी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, जो डिस्क्लोजर होगा वो प्रॉपर होना चाहिए इन सब रेगुलेशंस 3 and 4, जो कि विदिन 2 days होना चाहिए of the receipt of intimation of allotment of shares or the acquisition or sale of shares or voting rights as the case may be. Next, disclosure by company to the stock exchange. अब सभी listed companies को within 2 working days of receipt disclose करना होगा stock exchange को जो इन्फॉर्मेशन उसने रिसीव की होगी अंडर द सब रेगुलेशंस 1, 2, 3, 4 इन रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स इन शेड्यूल 3 ई फिलिंग। तो जो भी डिस्क्लोजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन ने करने हैं अंडर सब रेगुलेशन 1, 2, 3 and 4 वो होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम डिवाइज्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। वो इलेक्ट्रॉनिकली फिल्ड अप होंगे। नेक्स्ट, एक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। इन केस अगर कोई भी पर्सन इन प्रोविजंस को वायलेट करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो उसके अगेंस्ट एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट, अपील टू द सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बोर्ड के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, सो he or she may prefer to appeal to the Securities Appellate Tribunal. Next, Code of Conduct for the Prevention of Insider Trading for the listed companies. तो एक specific Code of Conduct बनाया गया for the prevention of insider trading in the listed companies. First is Compliance Officer. So जो listed company होगी उसने एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो कि सीनियर लेवल एम्प्लॉय होगा, जो रिपोर्ट किसे करेगा फर्दर मैनेजिंग डायरेक्टर को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। जो ये कंप्लायंस ऑफिसर होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा सभी पॉलिसीज़ को फ्रेम आउट करने के लिए, प्रोसीजर्स बनाने के लिए रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो सभी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ मीन्स द ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करेगा कि उन्होंने सभी रेगुलेशंस को फॉलो करना है विच आर गिवन बाय द सेबी रेगुलेशंस 1992। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो एम्प्लॉयज़ जो होंगे, डायरेक्टर्स जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उन्होंने कंपनी की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल मैनर में अपने पास रखना है, किसी भी पर्सन को उस इंफॉर्मेशन को पास नहीं करना। नेक्स्ट, नीड्स टू नो। सो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीन्स वो इंफॉर्मेशन जिसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ सकता है ऑन दी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। सो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होगी, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को अपने पास रखनी है। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जिन फाइल्स में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। उनका एक कंप्लीट लॉगिन एंड पासवर्ड सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ट्रेडिंग करेगा सिक्योरिटीज़ के साथ, तो उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जाए।
नेक्स्ट कम्स द ट्रेडिंग विंडो। कंपनी को ट्रेडिंग पीरियड स्पेसिफाई करना चाहिए टू बी कॉल्ड एज ट्रेडिंग विंडो फॉर ट्रेडिंग इन द कंपनी सिक्योरिटी। इसमें टाइमिंग्स मेंशन होगी कि कब सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होगी और कब विंडो क्लोज रहेगी। इट मीन्स कब सिक्योरिटीज़ में डीलिंग नहीं होगी। तो जब विंडो क्लोज़ हो जाएगी, जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ हो जाएगी तो जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स होंगे वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन सच पीरियड। तो विंडो जो होगी ट्रेडिंग की वो क्लोज़ हो जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, एट द टाइम ऑफ मेजर एक्सपेंशन प्लान्स, at the time of amalgamation, at the time of merger, at the time of disposal of whole of the undertaking, or at the time when changes are made in policies, plans or operations of the company। तो जो टाइम होगा कमेंसमेंट का और क्लोजिंग का ट्रेडिंग विंडो का वो कौन डिसाइड करेगी? कंपनी डिसाइड करेगी। जो ट्रेडिंग विंडो होगी वो ओपन रहेगी 24 आवर्स के लिए। जो सभी डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे कंपनी के, उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करनी है बट ओनली इन अ वैलिड ट्रेडिंग विंडो। जब ये स्पेसिफिक टाइम होगा, ओपन होगी जब ट्रेडिंग विंडो, तो ही उन्होंने डीलिंग करनी है सिक्योरिटीज़ में, अदरवाइज़ डीलिंग नहीं करनी जब ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ होगी। नेक्स्ट कम्स प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड्स। फर्स्ट, all directors, officers, designated employees of the company and their dependents who intend to deal in the securities of the company should pre-clear the transaction as per the pre-dealing procedure as described hereunder। It means सबसे पहले डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को एंड डिफरेंट डिपेंडेंट्स को जिन्होंने कंपनी की सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करनी है, उन्हें सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन को प्री क्लियर करना होगा उसी मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगी अंडर सेक्शन 11। नेक्स्ट, एक एप्लीकेशन में एक कंपनी को ये नोटिफाई करना है टू द कंप्लायंस ऑफिसर कि कितनी नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ऑफिसर ने, डायरेक्टर ने, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय ने डीलिंग करनी है। सिक्योरिटी की सभी डिटेल्स मेंशन होंगी उसमें एज़ पर द रूल विच इज़ मेड बाय द कंपनी इन दिस बिहाफ। नेक्स्ट, एक अंडरटेकिंग को साइन करना होगा इन फेवर ऑफ द कंपनी बाय द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर, जिसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि जो एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, उन्होंने डीलिंग्स की हैं इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ अनदर कंपनी बट उनके पास कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है उस कंपनी की एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अंडरटेकिंग। एंड इन केस अगर एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को या ऑफिसर को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिसीव हुई भी है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद इंफॉर्मेशन का पता लगा है उसे। नेक्स्ट, उसने ये भी डिस्क्लोजर करना है कि उसने कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं किया विच इज़ रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट, उन्हें ये भी डिस्क्लोज़ करना है कि जो भी उनके पास फुल एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कंपनी इन डिफरेंट मैटर्स तो उसे भी प्रेजेंट करना होगा उन्हें। नेक्स्ट, अदर रिस्ट्रिक्शंस। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होंगी जो डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ ने फुलफ़िल करनी है। सबसे पहला यही कि उनको उन्हीं सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करनी है इन डिफरेंट कंपनीज़ जिसकी उनके पास कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना हो। इट मीन्स पहले ही ट्रांजैक्शन को प्री क्लियर करना होगा उन्हें डीलिंग करने से पहले। एंड ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ ने नंबर ऑफ़ शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। उनके पास
पीरियड होगा 6 मंथ्स का कि वो उन सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर सकते हैं, उन सिक्योरिटीज़ को, उन शेयर्स को बाय या सेल आउट कर सकते हैं। इन केस अगर उन्होंने सेल नहीं की सिक्योरिटीज़ की ड्यू टू एनी पर्सनल इमरजेंसी, तो जो होल्डिंग पीरियड होगा 6 मंथ्स का वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा बाय द कंप्लायंस ऑफिसर, अगर वो पर्सन रीजंस मेंशन करेगा इन राइटिंग कि उसने सिक्योरिटीज़ को सेल क्यों नहीं किया विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़। तो कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थे ट्रांजेक्शन्स के लिए, लाइक सभी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ लिस्टेड कंपनीज़ के बाउंड होंगे कि उन्होंने सबसे पहले सारी डिटेल्स मेंशन करनी है सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन्स की, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, और किसे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है टू द कंप्लायंस ऑफिसर कि उन्होंने कितनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द कंपनी, एंड उन्होंने पीरियोडिक स्टेटमेंट देनी है सभी ट्रांजेक्शन्स की एज मे बी डिफाइंड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, उन्होंने एनुअल स्टेटमेंट्स भी देनी है सभी होल्डिंग्स की इन द सिक्योरिटीज़। जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसने सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, एंड जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसने मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कमिटी के सामने प्रेजेंट करना है सभी डिटेल्स को ऑन द मंथली बेसिस in the prescribed manner which is prescribed by the company. नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अगर कोई एम्प्लॉई, ऑफिसर या डायरेक्टर कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी एंड एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा उस पर्सन के अगेंस्ट बाय द कंपनी। तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑफिसर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करना। इन केस अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया तो उनका सस्पेंशन हो जाएगा, ना ही उनका फ्यूचर में पार्टिसिपेशन होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स में। नेक्स्ट, जो एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेंगे तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा बाय दी सेबी। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 1992। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ सेबी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेबी रेगुलेशंस। इन केस अगर कंपनी ने या कंप्लायंस ऑफिसर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सेबी रेगुलेशंस की वायलेशन हो रही है कंपनी में, तो जो कंपनी होगी वो सेबी को इन्फॉर्म करेगी रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कंपनी ने प्रेस्क्राइब किए होंगे, जो सभी एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट कम्स द कोड ऑफ कॉरपोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो कॉरपोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होंगी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए? फर्स्ट कम्स कॉरपोरेट डिस्क्लोजर पॉलिसी। कॉरपोरेट डिस्क्लोजर पॉलिसी बनाई जाए टू इंश्योर द टाइमली एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो कौन कौन से नॉर्म्स को ध्यान में रखना होगा इन प्रैक्टिसेस में हमें? फर्स्ट, pre-sensitive information shall be given by the listed companies to the stock exchanges and disseminated on a continuous and immediate basis. जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो लिस्टेड कंपनीज़ ने देनी है टू दी स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन अ कॉन्टीन्यूटी बेसिस। जो लिस्टेड कंपनीज़ होंगी उन्हें अपनी इस इंफॉर्मेशन को एंड स्टॉक एक्सचेंजेस ने कंपनी की इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंशियल मैनर में अपने पास रखनी है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, ओवरसीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द डिस्क्लोजर। जो लिस्टेड कंपनीज़ होंगी उनमें एक सीनियर ऑफिशियल भी होगा हु इज़ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, जिसका मेन पर्पस क्या होगा ये चेकआउट करना कि क्या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स जो कि कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो सभी कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर वे में
एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, जो ऑफिशियल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्या कंपनी कॉन्टीन्यूटी बेसिस पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अडॉप्ट कर रही है, डिस्क्लोजर हो रहा है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का टू द स्टॉक एक्सचेंज, एंड क्या कंपनी कॉरपोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है एफिशिएंटली या नहीं। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए टू द स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी है उसे प्रायर अप्रूवल लेना होगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। इन केस अगर इन्फॉर्मेशन को उसने डिस्क्लोज कर दिया बट विदाउट प्रायर अप्रूवल, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट, रिस्पोंडेंट टू द मार्केट र्यूमर्स, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन्होंने स्पेशली क्लियरली कुछ प्रोसीजर्स को लेट डाउन किया है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्वेरी और रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ र्यूमर्स, सो दैट कि र्यूमर्स को वेरीफाई किया जाए। सो लिस्टेड कंपनीज़ ने एक स्पेसिफिक प्रोसीजर लेट डाउन किया। नेक्स्ट, जो ऑफिशियल डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे कॉरपोरेट डिस्क्लोजर के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर डिसाइडिंग वेदर अ पब्लिक अनाउंसमेंट इज़ नेसेसरी टू वेरीफाई द र्यूमर एंड देन मेक्स द डिस्क्लोजर। र्यूमर्स को वेरीफाई करने के लिए अब जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या पब्लिक अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए इन र्यूमर्स को वेरीफाई करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट, टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ शेयर होल्डिंग्स, ऑनरशिप एंड चेंजेस इन ऑनरशिप। तो शेयर होल्डिंग्स के बारे में डिस्क्लोज़ करना होगा डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को, डिफरेंट शेयर होल्डर्स को, एंड वो डिस्क्लोजर होगा एज़ पर द रेगुलेशंस मेड अंडर द एक्ट इन अ टाइमली एंड एडिक्वेट मैनर। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर डिसेमिनेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद स्पेशल रेफरेंस to analysts and institutional investors। सबसे पहला रेगुलेशन क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिस्टेड कंपनीज़ है, उन्होंने सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश करवानी है जो कि ट्रू होगी, लाइक जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन ने टू द पब्लिक। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्कशन की रिकॉर्डिंग करने के लिए एटलीस्ट कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होंगे मीटिंग में। नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑफ अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस, तो जो लिस्टेड कंपनी होगी वो डीलिंग करेगी इन क्वेश्चंस में that raises the issues outside the intended scope of discussion। अगर कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी बिफोर रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट, सिमुल्टेनियस रिलीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब कंपनी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करेगी विद द एनालिस्ट्स तो कंपनी को एक प्रेस रिलीज़ करनी है एंड एक इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी होगी कंपनी को ऑन इट्स वेबसाइट आफ्टर एवरी सच मीट। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ डिस्क्लोजर, अब मीडियम क्या होगा डिस्क्लोजर का, कोई भी मीडिया हो सकता है, एंड जो कॉरपोरेट है उसे ये इंश्योर करना है कि वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करे अपनी इन्फॉर्मेशन का टू द स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी इंटरनेट वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करने के लिए, कंपनी की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी फिल करेगी विद द स्टॉक एक्सचेंजेस तो वो कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, डिसेमिनेशन बाय द स्टॉक एक्सचेंज, सो जो डिस्क्लोजर होगा बाय द कंपनी टू द स्टॉक एक्सचेंज वो क्विक एंड एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, जो कि कंपनी इंफॉर्मेशन फर्निश करेगी बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज तो उसको पब्लिश भी किया जाए ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंस्टेंटली,
एंड फिर स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएट अरेंजमेंट्स भी करेगी टू डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट. नेक्स्ट कम्स द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015. So Securities and Exchange Board of India Regulations 2015 has replaced the existing SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 1992. So Securities and Exchange Board of India ने कुछ regulations बनाए in order to prevent the insider trading. These are specific changes, like first is scope. 1992 regulations were applicable to the listed companies only. So जो SEBI regulations 2015 अप्लाई होंगे वो होंगे टू द लिस्टेड कंपनीज एज वेल एज टू दोज कंपनीज who are proposed to be listed on the stock exchange. नेक्स्ट कनेक्टेड पर्सन. तो कनेक्टेड पर्सन वो होगा जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड होगा, लाइक जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन होगा, फिडुशियरी रिलेशन होगा, एंड जो कंपनी से कनेक्टेड होगा वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नेक्स्ट इनसाइडर. तो इनसाइडर वो पर्सन होगा हु इज़ अ कनेक्टेड पर्सन और जिसके पास कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी से रिलेटेड है और जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कंपनी की सिक्योरिटीज़ की वैल्यू अफेक्ट होंगी अगर उस इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो जाए टू द जनरल पब्लिक. नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान. सो एज़ पर द न्यू रेगुलेशंस, ट्रेडिंग प्लान में जो एक पर्सन होगा जिसने डीलिंग्स करनी होंगी इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ अनदर कंपनी, तो उसे सबसे पहले अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफिसर, जिसमें उसे स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा, लाइक सिक्योरिटीज़ का नंबर बताना होगा, सिक्योरिटीज़ की डिटेल्स मेंशन करनी होंगी. नेक्स्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. इनिशियल डिस्क्लोजर करना होगा प्रमोटर्स को, की मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को. फिर कॉन्टीन्यूटी में डिस्क्लोजर करना होगा एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को, प्रमोटर्स को. नेक्स्ट अर्लियर डिस्क्लोजर्स करना होगा उन पर्सन्स को जिनके पास 5% से ज़्यादा शेयर्स और वोटिंग राइट्स होंगे किसी भी कंपनी में. नेक्स्ट कॉम्प्लायंस ऑफिसर. एज़ पर रेगुलेशंस 2015 कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सुपरविज़न में वर्क करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करेंगे फॉर द फेयर डिस्क्लोजर. नेक्स्ट सेफगार्ड्स. इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने डिफरेंट पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस एडॉप्ट नहीं करनी. अगर किसी पर्सन के पास कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरी कंपनी की तो उन्होंने उनकी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने डिस्कस आउट किया इनसाइडर ट्रेडिंग टॉपिक. सो सबसे पहले हमने डिस्कस आउट किया इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, देन रेगुलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया. नेक्स्ट हमने डिस्कस आउट किया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ द लिस्टेड कंपनीज़. नेक्स्ट हमने डिस्कस आउट किया कोड ऑफ कॉरपोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. नेक्स्ट सेबी रेगुलेशंस 2015. सो थैंक यू सो मच.